हेलो जी। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज है हमारा लेक्चर 13 जनवरी 2022 के समाचार को लेकर। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी लोहड़ी, लोहड़ी की शुभकामनाएं। ये लोहड़ी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी लेकर आए, आपको रोज़गार दे, आपके जो साधन संपन्न आदमी बने आप। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप जिस भी फील्ड में जाएं वहाँ पर महारत हासिल करें और अपना नाम चमकाएं। लोहड़ी से रिलेटेड मैं बता देता हूँ, ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है। मिडिवल पीरियड में पंजाब की दो लड़कियाँ थीं, सुंदरी मुंदरी। उनको, वो इतनी सुंदर थी, उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर उनको उठाने का मतलब एक कार्यक्रम बना लेता है जो वहाँ का मुगल सरदार था। तो वो क्या करता है कि वो अपने आप को समर्पण नहीं करती और वो जंगलों में जाकर खुद को आग लगा लेती हैं। यानी एक तरह से वो ट्राइबल लड़कियां थी। तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पे उनके जंगल होते हैं वहाँ पे जाती हैं और वहाँ पे जाकर वो पूर्णतः अपने आप को आग में जला लेती हैं। और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए मतलब ये आग जलाई जाती है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और वो जो, यानी कि जो वो मुगल सेनापति था या जो वहाँ का मतलब नवाब था, उसको थू बोलने के लिए या उसे बद बोलने के लिए, ये कह सकते हो, उसको एक तरह से श्राप देने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और उन दो महान सुंदरी मुंदरी लड़कियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पवित्रता थी उसको कायम रखा और अपने आप को आग में झोंक दिया था। तो ये था इससे जुड़ा हुआ आज के। देखा, मैं आपको त्योहारों से जुड़े हुए आपके कॉन्सेप्ट फैक्ट क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल। और अभी चलते हैं आज की न्यूज़ पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज के लिए। विशेषकर जो किसान वर्ग है या फिर आप ये कह सकते हो जो मजदूर वर्ग है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसमें अभी क्या हुआ है कि खाद्य और ग्रामोद्योग विभाग है हमारे देश का, जो खाद्य और ग्रामोद्योग विभाग है ना, ये क्या है कि ये एक ऐसा विभाग है जो कि मतलब जो इससे जुड़े हुए खाद्य, यानी कि जो गांव से जुड़े हुए, जो गांव से जुड़े हुए काम है उनको देखता है, उनको संभालता है, या गांव से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था को संभालता है, ताकि आम वर्ग, जो निचला वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। इसी खाद्य और ग्रामोद्योग विभाग ने देश की पहली हनी वैन जारी की है। ये हनी वैन क्या करेगी? उत्तर प्रदेश में ये स्वीट क्रांति यानी मीठी क्रांति लेके आएगी। एक तो यही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वीट क्रांति किससे जुड़ी हुई है? वो जुड़ी हुई है यानी कि शहद से। दूसरा ये इसके लिए क्या किया है, एक पहला अभी देश में है ना, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हनी वैन को शुरू किया गया। क्यों किया गया है? यह शहद बेचने वालों के घर में जाकर उनसे शहद खरीदेगी और उनको उचित दाम मिल सके, घर घर में जाकर इसलिए खरीदारी करेगी। यानी हर शहद बेचने वाले के घर में जाएगी हनी वैन। उत्तर प्रदेश में ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। और ऐसा काम शुरू करने वाली, यानी हर किसी मजदूर या हर किसी किसान के घर जाकर उससे शहद खरीदेगी और उसको उचित दामों पर खरीदेगी, ये काम देश में पहली बार हो रहा है। तो इसलिए ये चर्चा का विषय है। इसका नाम है हनी वैन। और इसको क्या बोला इसने, नरेंद्र मोदी ने इसको, प्रधानमंत्री ने इसको बोला है कि ये मीठी क्रांति होगी, यानी कि स्वीट क्रांति होगी। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। महिंद्रा ने बहुत ही कमाल कर दिया, उसने ड्राइवर लेस यानी बिना चालक का ट्रैक्टर बना दिया। देख रहे हो, मतलब एक ये बहुत ही एग्रीकल्चर में है ना, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये बहुत जानने वाला या एक बहुत बड़ा स्टेप है कि महिंद्रा ने ड्राइवर लेस ट्रैक्टर बना दिया है। मतलब कितना बड़ा उसने काम किया है। मतलब एक तरह से ये एक नई क्रांति है कि अब ट्रैक्टर अपने आप काम करेगा, उसके लिए ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है हमारे एग्रीकल्चर के रेवोल्यूशन में, नई क्रांति की तरफ कदम है। इसमें क्या है कि चालक रहित कार कार भी बना दिया। पूरे वर्ल्ड में जो चालक रहित कार बनाई है वो सबसे पहले ब्रिटेन ने बनाई है। और इससे जुड़ा हुआ ये फैक्ट है, तो मैं सोचा ये भी कंप्लीट करवा दूं। जो ये चालक रहित कार है ना, इसको लाइसेंस यानी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ब्रिटेन के द्वारा दिया गया। अब हमारे देश में पता है क्या, ट्रैक्टर बना दिया महिंद्रा में नहीं, लेकिन वो ट्रैक्टर को चलाने का लाइसेंस अभी महिंद्रा ने को मिला नहीं है। पहले सरकार ये देखे ये कितना सिक्योर है, ये सही से काम कर रहा है नहीं, फिर उसको मतलब चलाने का परमिट दिया जाएगा, परमिशन दी जाएगी। लेकिन अभी तक वो सिर्फ बनाया है। लेकिन ब्रिटेन ने कार को बना के उसके जो पैमाने हैं उन पे खरा उतार के ब्रिटेन ने ये अलाउड कर दिया है कि उस सिर्फ ब्रिटेन में
कोई भी चालक रहित कार काम कर सकती है, यानी कि वो एज ए बिजनेस वर्क कर सकती है। और ब्रिटेन दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने चालक रहित कार को मान्यता दे दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, फैक्ट हैं जो। ये हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट जारी की गई है अभी। हैनले पासपोर्ट क्या है कि ये विश्व में किसका पासपोर्ट कितना सुरक्षित है, मतलब इसे लेकर जारी की जाती है। और ये वर्ल्ड की नंबर 1 पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाली एजेंसी है हैनले। तो हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट जारी की गई, इसमें पूरे विश्व में सबसे सुरक्षित पासपोर्ट नंबर 1 पर जापान का। एक तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान अपने आप को टेक्नोलॉजी से इतना जोड़ के रखता है कि उसने वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे उसका सबसे सिक्योर पासपोर्ट है। दूसरा ये है, भारत ने इसमें 7 रैंक सुधारा है। हमारे लिए भारत का इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इंडिया के सिटीजन है ना, तो ये ज़्यादा ही इस पे क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनते हैं इन पे क्वेश्चन। तो भारत में है ना 7 रैंक सुधारी है भारत ने इस पासपोर्ट में, और इस बार उसका 83वां नंबर आया है, और लास्ट ईयर 90 का नंबर था। यानी पूरे वर्ल्ड में भारत का जो पासपोर्ट सुरक्षित है वो 83 नंबर पे है। और ये भी वैसे थोड़ा देखा जाए तो कम सुरक्षित मान सकते हैं, या अच्छा रैंक नहीं है, मतलब ऑल वर्ल्ड में जैसे भारत की साख है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ऑल ओवर वर्ल्ड, तो उसने 7 रैंक तो सुधारे हैं। मतलब हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, अच्छे कदम बढ़ रहे हैं हमारे। तो 7 रैंक सुधार कर इस बार हमारा नंबर 83 आया है, 83 आया है। और फर्स्ट नंबर किसका है? फर्स्ट है जापान का, और हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट है ये। AIIB, कल मैंने इसके बारे आपको बताया था, लेकिन दो आज इसमें नए कॉन्सेप्ट जुड़ गए हैं या नए फैक्ट जुड़ गए हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि जो कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करेगा, किसके लिए? आधारभूत ढांचे के लिए। उसका उपाध्यक्ष उर्जित पटेल को बनाया गया, देख रहे हो? उर्जित पटेल को, पूर्व RBI गवर्नर को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। यानी एक वर्ल्ड लेवल पर एक भारतीय की यह मान उपलब्धि है कि AIIB, यानी कि पूरे एशियन और ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाले बैंक का उपाध्यक्ष उर्जित पटेल को बनाया गया। इस पर क्वेश्चन बनने की बहुत संभावनाएं हैं। और AIIB की स्थापना 2015 में की गई थी। अब चलते हैं जी अगली न्यूज़ पर। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो हमारे, एक तो यही क्वेश्चन बन जाता है स्टेट एग्जाम में, तो ये पूछ लेंगे कौन है, तो वो है सुशील चंद्रा। इन्होंने इलेक्शन यानी कि चुनाव की तिथि घोषित कर दी। मतलब इन्होंने 10 जनवरी को है ना चुनाव की तिथि घोषित कर दी थी। मैं तो वैसे तो इलेक्शन कमीशन और ये इसके कार्य से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको सारी देता रहता हूँ, लेकिन एक दो ये कॉन्सेप्ट रह गए थे, इनको आज क्लियर करवा दूंगा। पता क्या होता है, जब भी किसी इलेक्शन की डेट घोषित की जाती है ना, अभी जैसे 5 स्टेट में मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन है, पंजाब में, उत्तराखंड में, यूपी में, गोवा में और मणिपुर में। तो इनकी इलेक्शन डेट घोषित कर दिया है 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पता है क्या है? जब किसी चुनाव की तिथि घोषित हो जाती है उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी सामान्य आचार संहिता लग जाती है। हर एग्जाम में, इवन SSC से UPSC तक और स्टेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है जो आचार संहिता लगती है वो कब लगती है? इलेक्शन डेट होने के घोषित होने के बाद, या इलेक्शन के घोषित होने के बाद, या फिर इलेक्शन से 1 महीने पहले, इलेक्शन से एक हफ्ते पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, ये चुनाव की जब तिथि घोषित हो जाती है ना कि इससे इसके बीच में चुनाव होंगे, यानी जैसे अभी बताया 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच चुनाव होंगे, तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। और इसके बाद सभी पार्टियों पे मतलब एक तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, उनके जो कार्यक्रम होते हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, तो उनको मतलब बांध दिया जाता है। इसके लगने के बाद मतलब कोई भी दल है वो प्रचार नहीं कर सकता, या फिर अगर प्रचार करेगा तो वो उसको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना वो थोड़ा सा टाइम देगा, और वो भी बंधा टाइम देगा, और उससे बाहर हो जाता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है किसी भी दल की या उस सदस्य की। तो मतलब बहुत हद तक इनको बांध दिया जाता है, जो कि दल होते हैं, पार्टीज होती हैं। और सामान्य आचार संहिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ही आपको किसी ने कराया हो, लेकिन ये बहुत बार पहले ही पूछा गया, आगे भी पूछने की संभावना है, मैं आपको करा रहा हूँ। ये सामान्य आचार संहिता सबसे पहले केरल में लगाई गई थी। देखो ये पूछ लेंगे, अब पूरे भारत में सबसे पहले ये कहाँ पर ट्राई की गई थी, तो ये सबसे पहले केरल इलेक्शन में 1960 में लगाई गई थी, और ये वहाँ पे सफल हो गई थी। और फिर 1962 में लोकसभा चुनाव में से फर्स्ट टाइम लगाया गया था।
अगर किसी स्टेट में पूरे भारत में पूछे, सबसे पहले केरल में लगाई गई, वहाँ ये सक्सेस हो गई। उसके बाद में क्या किया गया, लोकसभा चुनाव में 1962 में लगाया गया, और पूरे देश में इसका प्रथम बार प्रयोग किया गया 1992 में किया गया, यानी हर इलेक्शन में 1992 में आचार संहिता लगाई गई प्रथम बार पूरे देश में, होल होल कंट्री में। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं बताता हूँ। महाकाली नदी है, इस महाकाली पे है ना, इंडिया और नेपाल का पूरा झगड़ा रहता है। कभी कहता है ये महाकाली नदी, भारत कहता है हमारे एरिया में, नेपाल कहता है हमारे में। लेकिन अभी थोड़ी यहाँ शांति बनी है, और नेपाल और भारत को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक पुल बनाया जाएगा, यानी कि ना तुम्हारी है ना हमारी है, ये अभी इस पे पुल बनाओ, ये सबकी है। और यह नदी विशेष है ना, जो इसका नाम, एक तो काली भी है इसका नाम, और शारदा भी है। तो ये भी पूछ लेंगे कि काली नदी का क्या नाम है, शारदा किस नदी का नाम है, तो काली, शारदा, महाकाली तीनों एक ही हैं। और इससे जुड़े हुए अब नेपाल और भारत से जुड़े हुए जिन पे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मैं अब आपको सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट बता देता हूँ। काला पानी एक क्षेत्र है इसी उत्तराखंड में, जो कि भारत नेपाल की सीमा पर है। ये भारत और नेपाल में सबसे ज़्यादा विवादित क्षेत्र है। डायरेक्ट पूछ लेंगे काला पानी कहाँ, किस किस देश के बीच में विवादित है। ये ये काला पानी अंडमान निकोबार वाला नहीं है, ये काला पानी उत्तराखंड और नेपाल के बीच, यानी भारत और नेपाल के बीच विवाद का क्षेत्र है। मैंने कल ही बताया था, नेपाल और उत्तराखंड यानी भारत, इस एरिया में भारत और नेपाल की हमेशा से एंटी सिस्टम रहा है। और अमर सिंह थापा ने कल के हिस्ट्री लेक्चर में भी बताया था मैंने, यहाँ पर उत्तराखंड वालों का काफ़ी शोषण किया था, इनको हरा के, जब ये देश मतलब रियासतों में बंटा हुआ था। तो तभी से ये काला पानी क्षेत्र नेपाल अपना बोलता है, जो भारत है वो अपना बोलता है। और भारत और नेपाल को लिपुलेख दर्रा, इस पे तो इतने क्वेश्चन बने हैं। लिपुलेख दर्रा किस किस को जोड़ता है, भारत और नेपाल को। और उत्तराखंड के दो दर्रे और हैं जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, नीतिला और मानाला, ये दोनों दर्रे भी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नीतिला, मानाला और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उत्तराखंड के, और ये भारत और नेपाल को जोड़ते हैं। नेपाल 5 राज्यों से बॉर्डर करता है भारत के से, यानी कि नेपाल है ना, जो भारत के 5 राज्यों को बॉर्डर से छूता है। कौन कौन से वो 5 राज्य हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और सिक्किम है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, 4 राज्यों में एक राज्य ऐसा दे देंगे जो नहीं छूता है नेपाल को। तो आपको याद रखना है, नेपाल को 5 राज्य जो छूते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। भारत और नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज यानी युद्धाभ्यास होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सूर्य किरण है। ये पूछ लेंगे सूर्य किरण किस देश से जुड़ा हुआ भारत का युद्धाभ्यास है, तो भारत और नेपाल का है। और माउंट एवरेस्ट, ये तो अभी पूछा गया था 4-5 एग्जाम में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में इसका स्थानीय नाम सागर माथा है। ये पूछ लेंगे सागर माथा कि क्या है, कोई समंदर का है, किसी बीच का नाम है, चोटी का नाम है। तो वर्ल्ड की एक तो ये सबसे ऊंची चोटी है, वैसे इंपॉर्टेंट है माउंट एवरेस्ट। दूसरा, इसका नेपाल में स्थानीय नाम है। माउंट एवरेस्ट तो पूरे वर्ल्ड के लिए है, लेकिन नेपाल इसको माउंट एवरेस्ट नहीं बोलता, वो इसको बोलता है सागर माथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेपाल में इसका नाम है। पहले क्या हुआ था 1954 में, यानी कि 1954 में, जो ये माउंट एवरेस्ट थी ना, इसकी जो ऊंचाई थी वो भारत और नेपाल ने नापी थी, यानी ये रिकॉर्ड भारत के नाम था। लेकिन चीन जैसा एक ऐसा बदतमीज देश, उसने नेपाल को इतना धन देके उसको डेब्ट ट्रैप में मोस्टली फंसा लिया है, और उसी डेब्ट ट्रैप के नीचे दबकर नेपाल ने ये रिकॉर्ड अब चीन के नाम कर दिया। यानी अभी क्या हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है जो लेटेस्ट अभी चीन और नेपाल ने अपने तरीके से नापी है। नापी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, बस 8-7 मीटर का ही फर्क पड़ा है। पहले ये 8,848 मीटर थी, अब 8,848.8 मीटर है। बस ये सिर्फ उसने ये इसलिए किया ताकि ये चीन के नाम ये रिकॉर्ड पढ़ सके। चीन ने ये इसलिए किया क्योंकि नेपाल अब चीन से प्रेशर में आ गया है, तो उसने ये इसलिए किया ताकि ये जो रिकॉर्ड जो पहले 1954 में से भारत और नेपाल के बीच था, अब ये चीन के नाम चला गया। ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया। ये पूछ लेंगे कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई अभी किसने नापी है, भारत भी ऑप्शन में होगा, लेकिन अभी नेपाल और चीन ने नापी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और नेपाली रुपया इसकी वो करेंसी है। ठीक है, अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। ये सिटीजनशिप एक्ट यानी कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था,
ये 2019 में आया था, ये बहुत चर्चा में रहा था, आपको तो पता ही, इसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था। इसकी जो डेट थी ना लागू करने की, वो बढ़ा बढ़ाकर जनवरी 2022 कर दी थी, यानी इस टाइम तक इस एक्ट को हम लागू कर देंगे। उसकी समय सीमा अब क्या हुआ है कि ख़त्म हो गई है, और 5-6 दिन से लगातार ये द हिंदू के एडिटोरियल पेज पे आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, मैं इससे जुड़े हुए आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्लियर कर देता हूँ वो चीज़ें। मुख्य दो प्रावधान है ये थे इसमें। क्या थे, एक तो ये था कि भारत में है ना, जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से 6 समुदायों के लोग आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि उन समुदायों पर, उन देशों में उनकी सुनवाई नहीं है, उन पर अत्याचार होते हैं, ये मानकर इन 6 जो उन देशों में ये अल्पसंख्यक हैं, किन किन में? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, तीनों में ये 6 समुदाय, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी, ये 6 वहाँ पर अल्पसंख्यक है। कहाँ पर? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, और असुरक्षित हैं, इसलिए ये अब भारत में आ सकते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं। एक तो इसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रावधान था, ठीक है, एक तो ये हो गया। यानी कि इन मुस्लिम कंट्री से ये जो 6 वहाँ पर अल्पसंख्यक आते हैं, ये भारत में आकर बस सकते हैं। ये 2019 सिटीजनशिप एक्ट था, नागरिकता संशोधन अधिनियम था, उसमें था ये। दूसरा ये था कि हर भारतीय को अपने कागजात दिखाने होंगे, कि क्योंकि वह भारत का नागरिक है तो उसके पास कागजात भी होंगे। जिसके पास कागजात नहीं तो उसे बाहर से भेजा जाएगा। इसी पॉइंट पर बवाल हुआ था। हमें ये नहीं देखना क्या हुआ था क्या नहीं, हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना है कि ये भी इसका प्रावधान था। यानी भारत में जो रहता है उसके पास तो अपने खुद के कागजात, उसके बाप के, उसके दादा के सभी कागजात होंगे। जिसके पास वो कागजात होंगे वो यहाँ पर रहेगा, बाकी यहाँ से छोड़कर भागना पड़ेगा, ठीक है। ये अब इस पर विवाद हो गया है। क्यों? एक तो ये कंप्लीट नहीं हो पाया, ये लागू नहीं हो पाया। दूसरे थिंकर्स ने एक बात जोड़ी है, यानी कि जो न्यूज़पेपर में अलग अलग थिंकर अपना मत देते रहते हैं, 5-6 दिन से इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, इसलिए मैंने इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फैक्ट आज क्लियर करवाने जरूरी समझे। तो इसमें क्या है कि जो थिंकर है वो कह रहे हैं, एक तो अगर इन सबको बुला रहे हो तो फिर तो तमिल हैं जो श्रीलंका में रह रहे हैं, उन पे भी बहुत अत्याचार हो रहा है, उनको भी बुलाया जाए। ऊपर से जो रोहिंग्या हैं और म्यांमार में उन पे अत्याचार हो रहे हैं, उनको भी भारत में बुलाया जाए। यानी तमिलियनियों पर, पता आपको तमिलपन है ना, श्रीलंका में शुरू से अत्याचार हो रहे हैं और वो तो हिंदू भी हैं, उनको भी बुलाया जाए। ऊपर से जो म्यांमार है वहाँ पर जो रोहिंग्या कम्युनिटी, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि जो रोहिंग्या कम्युनिटी है वो कहाँ पर है? वो म्यांमार में है, और उनको म्यांमार में बुद्धिस्टों ने भगा दिया था। ये रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उनको भी भारत में बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत ने जो भी, जिसको भी कहीं पर मारा पिटा गया, भारत ने उसको, इतिहास देख लो उठा के, उसको शरण दी है। तो ये उनका मत है, ये राइटर का मत है। हमने इससे जुड़े हुए फैक्ट कॉन्सेप्ट जान लिए, और चर्चा में क्यों है ये इसलिए जान लिया। हमें इसमें और कुछ नहीं इससे लेना है, जो भी है, ये जो भी बवाल का विषय था या बना हुआ है, हमें, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। हमने इसे सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जब तक कि हम सक्सेस नहीं हो जाते, ठीक है। और इसीलिए मैंने आपको डिस्कस भी कर दिया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है कि सिटीजनशिप एक्ट है, इसी से जुड़ा हुआ ये फैक्ट है। सिटीजनशिप एक्ट है जो, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसको 1955 बोला जाता है। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा है, तभी मैंने आपको ये नोटिस करवाया कि जो सिटीजनशिप एक्ट है ना, ये कब आया था पहली बार? तो ये 1955 में आया था, और उसी को बेस बनाकर इसमें सिर्फ संशोधन किया जाता है, लेकिन जो बेस रहता है वही 1955 वाला ही रहता है। और हमारे संविधान में ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये जो अगला फैक्ट बता रहा हूँ, हमारे संविधान में नागरिकता जो जो दी जाती है, उसका प्रावधान पार्ट 2 में है। एक तो पार्ट 2 में है नागरिकता प्रावधान हमारे संविधान में। दूसरा, ये आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में ये प्रावधान है नागरिकता का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब चलते हैं आज की लास्ट और फाइनल न्यूज़ पे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चर्चा में भी है। क्या हुआ है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, दो दो ने मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि जो बाहरी मामलों की का मंत्रालय, और टाटा कंसल्टेंसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो इसने क्या किया है कि अभी ये कहा है कि आप पासपोर्ट जो बनवा सकते हो, आप ऑनलाइन बनवा सकते हो। ऑनलाइन मतलब
पासपोर्ट आपके ऑफलाइन बनते थे, उसमें हर किसी को परेशानी होती थी और उस परेशानी के कारण बहुत से लोग बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो जाते थे। लेकिन अभी आप पासपोर्ट ऑनलाइन बना सकते हो। ई का मतलब होता है ई पासपोर्ट, जहाँ पे भी ई लग गया, जो भी जहाँ पे ई लग गया इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ऑनलाइन हो गया है वो सिस्टम। तो जो ये ई पासपोर्ट आप बनवा सकते हो, इसमें भारतीयों को तो फायदा होगा ही होगा। विदेश में जो दूर बैठे हैं, विदेश में जो बैठे हैं, उनको बार बार पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ता था और भारत आना पड़ता था। अब उनको भारत की यात्रा किए बिना, भारत के आए बिना, मतलब वो अपना पासपोर्ट ऑनलाइन रिन्यू करवा सकते हैं। सबसे बड़ी फैसिलिटी तो बाहर बैठे भारतीयों को मिली है, जिनको पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था, या उनका बहुत बड़े लेवल पर एक्सप्लॉइटेशन होता था, आना पड़ता था, खर्चा देना पड़ता था, फिर जो प्रोसीजर था वो भी बहुत महंगा था। मतलब उनको काफ़ी तंगी महसूस करनी पड़ती थी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से ज़्यादा जो पार्ट कर रही है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कर रही है, देख रहे हो। मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ही ये ज़्यादा इसमें देशवासियों को फ़ायदा देगी। पासपोर्ट बनवाने में अब क्या होगा कि एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा, यानी उसमें इतने सुधार किए जाएंगे कि कोई फ्रॉड ना कर सके, किसी के साथ फ्रॉड हो भी ना सके। और अब इसमें बायोमेट्रिक का प्रयोग किया जाएगा, और कोड जो पासपोर्ट के ऊपर आपने देखा होगा ना, वो एक चिप सी होती है जिसको कोड कहते हैं, उसको प्रॉपरली अगर आप वो भेज दोगे ना, सिर्फ वो भेज दोगे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के पास, उसी से आपका पासपोर्ट रिन्यू कर दिया जाएगा, यानी ई पासपोर्ट ऑनलाइन बना दिया जाएगा। अब ये पासपोर्ट बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था आज की न्यूज़ में कि 83 रैंक आई। बेशक हमने 7 रैंक सुधार लिया, लेकिन 83 रैंक आना हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में एक अच्छी रिपोर्ट नहीं है भारत के पासपोर्ट को लेकर, जो कि भारत की साख को भी थोड़ा कम करती है। इस करके अब हम एक इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित होगा भारत का पासपोर्ट। और देखना अगली बार इसकी रैंक भारत की अच्छी आएगी हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में। और इसके साथ ही इसमें हेल्प करेगा इसकी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के पास ही डाटा होता है, और ये इसकी हेल्प करेगा ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाने में। भारत का जो पासपोर्ट है ना, आप 58 देशों में, 58 कंट्रीज में बिना वीज़ा के आप भारत के पासपोर्ट से यात्रा कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के पासपोर्ट से बिना वीज़ा आप कितने कंट्री में यात्रा कर सकते हैं, तो वो है 58 कंट्रीज में। तो इससे जुड़ा हुआ टोटल मैंने कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपको बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेक्चर थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन 1-2 दिन में मेरी तबीयत अब सुधार की तरफ जा रही है। तो आपका लेक्चर उसी टाइम पर आया करेगा, सुबह 7 से 8 बजे के बीच में। आज का शाम का हिस्ट्री का लेक्चर भी मैं आपको तैयार करके दे दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी लोहड़ी अगेन। जय हिंद, जय भारत।